जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है और इस क्रोमोसोम के ऊपर मुख्तलिफ जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं और इनकी लोकेशन जो होती है इसको हम लोकस का नाम देते हैं। मेंडल ने जो हमें जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया कि जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दो जीन्स जो कि मुख्तलिफ ट्रेट्स के लिए ज़िम्मेदार होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे होते। मेंडल ने जो हमें जीन्स के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया उस नज़रिए से एक चीज़ जो है वो जहन में रखिए कि कोई से दो जीन्स जो हैं वो उसी वक्त इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे जब वो दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होंगे या फिर उनका दरमियानी फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देखें आर और पी जीन्स जो हैं इन दोनों का जो फासला है वो बहुत कम है। तो ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हों और उनका फासला कम हो वो आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो सकेंगे। ये दोनों जीन्स एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होंगे। मेंडल की किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो इसलिए कि मेंडल ने जो 7 ट्रेट्स को स्टडी किया था वो या तो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद थी या फिर उनका आपसी फासला इतना ज़्यादा था कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही थी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। मेंडल ने जो ट्रेट्स स्टडी की थी वो तमाम ट्रेट्स जो हैं वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद थी। और मेंडल की किस्मत जो है वो बहुत अच्छी थी। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मेंडल की स्टडीज़ में हमें कहीं पर भी क्रोमोसोम की इंडिकेशन नहीं मिलती है। मेंडल सिर्फ जीन्स को जानते थे, उनको क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये उनकी किस्मत ही थी जिसकी वजह से उन्होंने जितनी भी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी किया वो या तो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद थी या फिर उनके आपसी फासले इतने ज़्यादा थे कि वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रही थी। मेंडल की जो तमाम स्टडीज़ थी मेंडल ने 1865 में उन स्टडीज़ को ब्रन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस को पेश किया, जिसको कि 1866 के अंदर पब्लिश कर दिया गया। और इसकी पब्लिशिंग के साथ ही मेंडल ने बुनियाद रखी किस चीज़ की, जेनेटिक्स की, जिसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स का नाम देते हैं। मेंडल का जो वर्क है इसको 34 इयर्स तक निगलेक्ट किया जाता रहा और इसके काम को किसी भी तरह की कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। और इनके काम के 34 इयर्स के बाद यानी कि 16 इयर्स आफ्टर डेथ, मेंडल की डेथ के भी 16 इयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट थे, 3 बॉटनिस्ट थे, कॉरेंस, डी वेरिस एंड शर्मिक। इन्होंने इसके काम को दोबारा से इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया और मेंडल के काम को न सिर्फ खुद एक्नॉलेज किया बल्कि दुनिया को भी बताया कि मेंडल की जो वर्किंग्स थी उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और वो किस कदर हमारे लिए अहम है। देन हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाती है और इस एक्टिविटी में ये बताया गया कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास मेलानिन पिगमेंट बनता है उनकी स्किन में, हेयर्स में और आइज़ में, जबकि एक बीमारी होती है जिसको हम अल्बिनिज्म कहते हैं और ये जिन लोगों को बीमारी होती है उनको एल्बिनो कहा जाता है। तो एल्बिनोस जो होते हैं उनके पास पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं बन पाता और एल्बिनिज्म जो है एक रिसेसिव ट्रेट है ह्यूमंस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या कुछ बताया गया है। अल्बिनिज्म डिजीज़ है और ये क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है। हम इस जीन के कोई से अलील्स जो हैं वो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो अलील्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 3 केसेस हो सकते हैं। एम जो है ये मेलानिन को शो करता है, तो 3 केसेस हो सकते हैं, कैपिटल एम और कैपिटल एम हो सकते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम हो सकते हैं या फिर स्मॉल एम और स्मॉल एम हो सकते हैं। जो कैपिटल एम है
अगर ये मौजूद होगा तो पिगमेंट की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर स्मॉल m मौजूद है तो इसका मतलब है कि पिगमेंट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। कैपिटल M और कैपिटल M के केस में ह्यूमन जो है नॉर्मल होगा। हेट्रोजाइगस केस में भी क्योंकि पिगमेंट बन रहा है तो ह्यूमन जो है वो नॉर्मल होगा। जबकि जो हमारे पास थर्ड केस है, इसमें क्योंकि हमारे पास पिगमेंट बनाने वाली अलील जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये जो पेशेंट है ये बीमार होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एल्बिनो का नाम देंगे। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मदर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास फादर है, और जैसा कि हमें बताया गया है दोनों क्या हैं, नॉर्मल हैं। टू नॉर्मल पेरेंट्स जो हैं हैव एन अल्बिनो चाइल्ड, उनके पास जो उनका चिल्ड्रन है वो अल्बिनो है। चाइल्ड एल्बिनो है, और चाइल्ड एल्बिनो होने का मतलब ये है कि उसके पास जो अलील्स होंगी वो दोनों क्या होंगी, स्मॉल m होंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक अलील जो है वो मदर से आती है और एक अलील जो है वो फादर से आती है। तो अगर एक अलील मदर से आई है तो इसका मतलब है कि मदर के पास एक रिसेसिव अलील ज़रूर मौजूद होगी, और फादर के पास भी एक रिसेसिव अलील ज़रूर मौजूद होगी। और क्योंकि ये हमें बताया गया है कि दोनों नॉर्मल हैं, तो दोनों नॉर्मल होने का मतलब क्या है कि उनके पास मेलानिन पिगमेंट बन रहा है, तो उनके पास एक एक अलील जो है वो नॉर्मल वाली भी मौजूद होगी। तो हमारे पास इस तरह का जो है वो एक केस बनता है जिसमें ये बताया गया है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, जबकि उनका जो बच्चा है वो एल्बिनो है। तो आगे एक क्वेश्चन ये किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल आल्सो बी एन एल्बिनो, कि अगला जो बच्चा होगा उसके एल्बिनो होने के क्या चांसेस होंगे। तो इन चांसेस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो मदर हैं वो कैपिटल M और स्मॉल m है, और जो फादर हैं वो भी कैपिटल M और स्मॉल m है। ये जो साइंस मैं बनाता हूँ ये मेल और फीमेल के साइंस हैं। तो अगर हम इनका पनेट स्क्वायर बनाएं तो एक अलील जो है वो हम रख लेते हैं अपर साइड पे, जबकि दूसरी अलील जो है वो हम कहाँ पे रख लेंगे, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैपिटल M और कैपिटल M आएगा, ये कैपिटल M स्मॉल m होगा, ये भी कैपिटल M स्मॉल m होगा, और ये हमारे पास स्मॉल m एंड स्मॉल m होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3/4 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ रही है किसकी, नॉर्मल होने की, जबकि 1/4 प्रोबेबिलिटी जो है वो आ रही है बच्चे के अल्बिनो होने की। और 3/4 यानी कि 75% चांसेस हैं कि बच्चा नॉर्मल होगा, जबकि 25% चांसेस हैं कि बच्चा बीमार होगा और उसको एल्बिनिज्म होगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाता है, 25% जो है वो चांसेस हैं कि बच्चा एल्बिनो होगा। यहाँ तक जो है वो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।